जिन्हां दा एटॉमिक मास डिफरेंट होता है और वो सेम एलिमेंट ही होते हैं। जिवें कि एग्जांपल के तौर पे मैं तुहानूं समझा सकता हाँ। जो क्लोरीन है, क्लोरीन के दो आइसोटोप होंगे हैं, यानी कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर का सेम है 17, बट जो एटॉमिक मास है एक क्लोरीन का 35 होता है और एक क्लोरीन का 37 होता है। इवें ही जो हाइड्रोजन होता है उसके 3 आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ये जो आइसोटोप्स वाली कैटेगरी है, यानी कि वो एलिमेंट्स जिन्हां दा एटॉमिक नंबर का सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, उन्होंने आप आइसोटोप कहते हैं। तो जो ये आइसोटोप्स हैं, एक तो क्लोरीन का एग्जांपल हो गया, एक हाइड्रोजन का एग्जांपल है, हाइड्रोजन के नाल ड्यूटेरियम होता है और ट्रिटियम होता है। ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं।1H1 इसमें आप हाइड्रोजन कहते हैं, 1H2 इसमें आप ड्यूटेरियम कहते हैं और 1H3 इसमें आप ट्रिटियम कहते हैं। देखो तीनों का जो एटॉमिक नंबर है वो 111 है, बट जो एटॉमिक मास है 1 2 3, तीनों का एटॉमिक मास डिफरेंट है। इवें ही क्लोरीन को अगर आप देखिए तो जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है, ठीक है, बट जो एटॉमिक मास है 35 37 दोनों का डिफरेंट है। इवें दे एलिमेंट्स जिन्हां दा एटॉमिक नंबर सेम होए बट एटॉमिक मास डिफरेंट होए उन्होंने आप आइसोटोप्स कहते हैं। तो उस टाइम मेंडलीव जो है आइसोटोप्स बारे डिफाइन नहीं कर सकिया। आइसोटोप्स पोस्ट ए चैलेंज, आइसोटोप्स ने एक चैलेंज पोस्ट करता उसके पीरियोडिक टेबल के ऊपर। आइसोटोप्स नु एक्सप्लेन नहीं कर सकिया मेंडलीव। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है वो आइसोटोप्स नु जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकिया। देखो हुन मेंडलीव ने जो है कुछ लिमिटेशंस छोड़ दित्तियां या कुछ कमियां छोड़ दित्तियां, तो हुन मेंडलीव तो बाद आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि असी स्टडी करते पए हां। आज तक जो वैलिड है, जो एप्लीकेबल है और जो बिल्कुल ठीक है एक किस्म नाल जिसमें आप स्टडी कर रहे हैं या जिसके ऊपर साडी पूरी केमिस्ट्री बेस है, वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो इसके कोई शक नहीं है कि मेंडलीव का बहुत बड़ा योगदान है, कंट्रीब्यूशन है पीरियोडिक टेबल को डिजाइन करने दे विच, बट कुछ एक लिमिटेशंस हैं जिन्होंने मेंडलीव जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया और इस करके उसका जो पीरियोडिक टेबल है उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। और इस तो बाद एक नवे साइंटिस्ट हुए मोसले, हेनरी मोसले। 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਨਰੀ ਮੋਸਲੇ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਮੈਂਡਲੀਵ ਦੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऊपर नहीं किया। देखो पीछे आप जो तीनों साइंटिस्ट पढ़े हैं, चाहे वो डोब्रिनर है, चाहे वो न्यूलैंड है, चाहे वो मेंडलीव है, उन्होंने अपने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने वास्ते जो है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास को चुनिया। बट जो मोसले है, हेनरी मोसले 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ एलिमेंट्स को क्लासिफाई इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऊपर नहीं किया, इन्होंने एलिमेंट्स नु इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऊपर क्लासीफाई किया। हेनरी मोसले ने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऊपर बनाया, यानी कि एलिमेंट्स नु इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जो है मोसले ने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। और इसने 18 वर्टिकल कॉलम्स जिन्होंने इसने ग्रुप्स किया, ये तुसी देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 जो ये वर्टिकल तुसी जो है कॉलम्स देख रहे हो
ने जो है 18 वर्टिकल कॉलम्स ਨੂੰ ग्रुप्स किया ग्रुप्स, और जो ये 7 हॉरिजॉन्टल जो रोज हैं, ये वाली जो रोज हैं हॉरिजॉन्टल 7 हॉरिजॉन्टल रोज ਨੂੰ 1 2 3 4 5 6 7 इन 7 हॉरिजॉन्टल रोज ਨੂੰ इसमें जो है मोस्ले ने पीरियड्स किया। ये तुम देख सकते हो, इस साइड में पीरियड्स लिखा है और इस साइड में जो है ग्रुप नंबर लिखा है। जो वर्टिकल कॉलम है वो होता है ग्रुप, और जो हॉरिजॉन्टल रोज है वो है पीरियड्स। इसके नीचे जो है लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स भी हैं, और इस साइड मेटल्स है, इस साइड नॉन मेटल्स है। और ये वाला जो तुम देख रहे हो कुछ छोटा जो है नजर आ रहा होगा, स्मॉल नजर आ रहा होगा, बट मैं एक्सप्लेन कर देना हाँ उसको। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, पोलोनियम और एस्टेटिन, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इन्होंने ਆਪਾਂ जिग जैग एलिमेंट्स कहते हैं, और ये वो एलिमेंट्स हैं जो मेटल्स ਨੂੰ नॉन मेटल्स को अलग करते हैं। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, पोलोनियम, आयोडीन, एस्टेटिन, एक वो एलिमेंट्स हैं जो मेटल्स नॉन मेटल्स को अलग करते हैं, और एक जिग जैग लाइन होती है इन्हां दी, और ये जो है मेटलॉइड्स कहलाते हैं। मतलब कि इन्हां दे अंदर हाफ जो प्रॉपर्टीज हैं वो मेटल्स की हैं, और हाफ जो प्रॉपर्टीज हैं वो नॉन मेटल्स की हैं। ना ये पूरी तरह मेटल्स हैं और ना ही ये पूरी तरह नॉन मेटल्स हैं। देखो इसको अलावा एक 2n स्क्वायर वाला रूल है। जो शेल्स होती हैं किसी भी एटम के अंदर, जो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो शेल्स हैं, देखो ये एटम है और एटम के अंदर पहली जो शेल है उसमें आप ए शेल कहते हैं, सेकंड शेल में आप एल शेल कहते हैं, थर्ड शेल में आप एम शेल कहते हैं, और फोर्थ शेल में आप एन शेल कहते हैं। यानी कि एटम के विच सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो पहली शेल है उसका नाम है के शेल, सेकंड जो शेल है उसका नाम है एल शेल, और जो थर्ड शेल है उसका नाम है एम शेल, और जो फोर्थ शेल है उसका नाम है एन शेल। सो ऑन के एल एम एन, ये वाली जो शेल्स है न्यूक्लियस के चारों तरफ, इन्हां शेल्स के विच इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस रूल के अकॉर्डिंग होएगी, इस रूल के बारे दस्या सानू नील बोहर ने। बोहर ने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन बारे दस्या कि शेल्स के विच जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो किवें होएगी, और इसके वास्ते उसने एक रूल दिता, और रूल है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर वाला रूल जो है बोहर ने जो है सानू दिता। ये रूल जो है तुम देख सकते हो, देखो जो आप के शेल के इलेक्ट्रॉन्स ਨੂੰ फिल करना है तो आप स्मॉल n की वैल्यू 1 पुट करना है इस फार्मूले ਦੇ ਵਿੱਚ। 2n स्क्वायर आप n को जो है 1 पुट करांगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो के शेल वास्ते निकल के आ जाएंगे, यानी कि के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो सकती है। और इसी तरह जो आप l शेल के इलेक्ट्रॉन्स ਨੂੰ फिल करना है तो आप स्मॉल n ਨੂੰ आप जो है इक्वल टू 2 जो है पुट करांगे l शेल वास्ते, क्योंकि वो सेकंड शेल है। तो l शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 8 फिल हो सकते हैं। इसी तरह m शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। तो ये जो है इसी रूल के अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रॉन्स की जो है डिस्ट्रीब्यूशन होती है डिफरेंट शेल्स के विच, यानी कि के शेल के विच
2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਫਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ हैं, L ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਫਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ हैं, M ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਫਿਲ ਹੋ सकते हैं और N ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਫਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ हैं। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਇਨ ਦਾ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ। ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਵੈਲੈਂਸੀ। देखो वैलेंसी को ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਜੋ ਹੈ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਜੋ ਸ਼ੈਲਸ ਹਨ, ਸ਼ੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਜੋ ਸ਼ੈਲ ਹੋਏਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਇਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੈਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ੈਲ ਹੈ, ਇਹ ਥਰਡ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਫੋਰਥ ਸ਼ੈਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਹੋਏਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਜੋ ਸ਼ੈਲ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਐਟਮ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਐਟਮ ਦੇ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹ 3 ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ एटम दे आउटर मोस्ट शैल दे विच बाहर वाले शैल दे विच अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इट मींस उस एटम दी या उस एलिमेंट दी जो वैलेंसी है वो 4 है। इट मींस कि जो आउटर मोस्ट शैल दे विच जो इलेक्ट्रॉन्स है उन्हां नूं आपां वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहंदे हां और वो जो है वैलेंसी नूं उन्हां दा जो नंबर है वो वैलेंसी नूं शो करता है उस एटम दी। सेकंड है एटॉमिक साइज। देखो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके विच एटॉमिक साइज अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं यानी कि अक्रॉस एक पीरियड जाते हैं या डाउन एक ग्रुप जाते हैं, मतलब अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हैं या लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो एटॉमिक साइज है उसके ऊपर की इफेक्ट पैदा है ये सानू चेक करना है। देखते हैं। देखो जो आप अक्रॉस ए पीरियड यानी कि लेफ्ट टू राइट चलांगे तो उस टाइम एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। इसका कारण की है? जो आप अक्रॉस ए पीरियड चलते हैं यानी कि लेफ्ट टू राइट चलते हैं, मैं एग्जांपल लेता हाँ लिथियम और बेरिलियम का, ठीक है। देखो मैं एग्जांपल लिखता है लिथियम और बेरिलियम का, यानी कि लिथियम और बेरिलियम ये दोनों जो है सेकंड जो पीरियड है उसके बीच आते हैं। देखो तुसी देख सकते हो कि पहली शैल के बीच जो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 3 और जो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4। जितना एटॉमिक नंबर है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इट मींस कि लिथियम के बीच 3 इलेक्ट्रॉन्स की आपको फिलिंग करनी है। जो पहली वाली जो शेल होती है के शेल उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। अगर 3 के बीच 2 इलेक्ट्रॉन चलेंगे साढ़े तो बचा 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन अगली शेल में जाएगा यानी कि एल शेल के बीच जो है वो जाएगा के शेल एल शेल। और इसी तरह जो बेरिलियम है उसका एटॉमिक नंबर है 4 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स है। 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे पहली वाली शेल के बीच यानी कि के शेल के बीच और 2 इलेक्ट्रॉन्स अगली वाली शेल के बीच यानी कि एल शेल ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਰੋਸ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੈਲਸ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੈ ਉਹ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੈਲਸ ਨਹੀਂ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵਿੱਚ प्रोटॉन्स है, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇੱਕ अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। अगर शेल्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं
सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं शेल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ जो न्यूक्लियस ਦਾ फोर्स है ਇਹ ਵਾਲਾ न्यूक्लियस ਦਾ जो फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन्स ਨੂੰ अपनी तरफ ज्यादा जो है खींचेगा। जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस ਦੀ इलेक्ट्रॉन्स ਨੂੰ वो ज्यादा जो है मिलेगी अगर शेल्स इंक्रीज नहीं होंगे। एक्रॉस ए पीरियड जो शेल्स है वो इंक्रीज नहीं होते, सिर्फ शेल्स ਦੇ ਵਿੱਚ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इंक्रीज होते हैं। देखो ਆਪਾਂ लिथियम तो बेरिलियम ਦੇ ਵਿੱਚ गए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होया, इवें ही ਅਸੀਂ बेरिलियम तो बोरोन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, बोरोन तो कार्बन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा L शेल ਦੇ ਵਿੱਚ। बट L शेल तो जो बाद एक और शेल है KLM, M शेल नहीं आएगी, सिर्फ शेल ਦੇ ਵਿੱਚ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं अक्रॉस ए पीरियड, शेल इंक्रीज नहीं होती। जबकि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ डाउन ਦਾ ग्रुप ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ देखो लिथियम तो बाद जो नीचे आता है डाउन द ग्रुप वो है सोडियम। देखो जरा ध्यान ਨਾਲ देखना, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो एक शेल और ऐड हो गई है। लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 3 और जो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11। सो एटॉमिक नंबर है, इट मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो जो 2n स्क्वायर वाला रूल है उसके अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स तक के शेल ਦੇ ਵਿੱਚ चले गए और जो m शेल है KL, के तो बाद जो अगली शेल है यानी कि KL, L शेल ਦੇ ਵਿੱਚ 8 इलेक्ट्रॉन्स जान के L शेल फिल हो गई, 2 + 8 10 हो गए। बट हाले भी साढ़े को 1 इलेक्ट्रॉन बचता है क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन्स है। इट मींस ਜਿਹੜਾ वो 1 इलेक्ट्रॉन है वो अगली वाली शेल यानी कि m शेल ਦੇ ਵਿੱਚ जाएगा। K शेल और L शेल दोनों फिल हो गए हैं, जो अगली शेल है M शेल उसमें भी जो है अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा। देखो ध्यान ਨਾਲ देखना, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ अक्रॉस ए पीरियड चल रहे हैं यानी कि लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, उस टाइम शेल्स इंक्रीज नहीं हो रही, शेल्स दो ही हैं। शेल्स मतलब कि ये जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो एक राउंड ऑर्बिट है, शेल्स जो है वो सेम है। अक्रॉस ए पीरियड शेल्स नहीं इंक्रीज हो रहे, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। बट जो डाउन द ग्रुप ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ उस टाइम शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। इन्हें शेल्स से इंक्रीज होने के ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ कि जो ये न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स क्यों है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस के अंदर होंगे प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स के ऊपर होंगे पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव है उनकी अट्रैक्शन होती है। इस करके जो न्यूक्लियस है उसका जो अट्रैक्टिव फोर्स है, ये अट्रैक्टिव फोर्स शेल्स में इंक्रीज हो जाने करके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाला है वो तीसरी शेल के विच है, तीसरी शेल के विच होने करके जो बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाला जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल वाला, उस इलेक्ट्रॉन तक वो अट्रैक्टिव फोर्स उतना नहीं पहुंच पाएगा। इस करके जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज की होता है, जो ये न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस को बाहर वाली शेल तक यानी कि आउटर मोस्ट शेल तक जितना डिस्टेंस होएगा उसमें अपन एटॉमिक साइज कहेंगे। इसमें अपन एटॉमिक रेडियस कहते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के सेंटर तो जो आउटर मोस्ट जो शेल होती है उस तक जो डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस के सेंटर तो उसमें अपन एटॉमिक रेडियस कहते हैं। तुम देख सकते हो कि अक्रॉस ए पीरियड जो अट्रैक्टिव फोर्स है न्यूक्लियस का ऑन द इलेक्ट्रॉन्स वो ज्यादा है, क्योंकि अक्रॉस द पीरियड शेल्स इंक्रीज नहीं हो रहे, सिर्फ शेल्स के विच इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। जबकि जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं यानी कि आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं।
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੈਲਸ ਦੇ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਉਹ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਿਚਾਵ ਘੱਟ ਹੈ। ਖਿਚਾਵ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਐਟॉमिक रेडियस है एटॉमिक रेडियस ज्यादा होती है। देखो ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ अगर इलेक्ट्रॉन्स ਨੂੰ अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा ਤਾਂ ਉਹ एटम जो है वो छोटा होता जाएगा। इट मींस द रेडियस या ਉਹਦਾ साइज छोटा होता जाएगा। इस करके ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਰੋਸ एक पीरियड चलांगे ਤਾਂ जो एटॉमिक साइज है या एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज करता है, वो घटता है। और ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ डाउन ਦਾ ग्रुप चलांगे ਤਾਂ जो न्यूक्लियस ਦਾ जो अट्रैक्टिव फोर्स है ਉਹਦਾ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो डिक्रीज कर जाता है। और ਜਦੋਂ अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीज कर जाएगा मतलब कि जो एटम ਨੂੰ न्यूक्लियस ਦੀ इलेक्ट्रॉन्स ਨੂੰ खींचਣ ਦੀ जो पावर है वो घट हो जाएगी ਤਾਂ जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाते हैं और नंबर ऑफ शेल्स में इंक्रीज होने करके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है वो घट पैंदा है। और अक्रॉस ए पीरियड जो नंबर ऑफ शेल्स है वो इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, सिर्फ उन्होंने विच इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। इस करके जो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ज्यादा है ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। और अक्रॉस ए पीरियड जो एटॉमिक रेडियस है या साइज है वो डिक्रीज होता है और डाउन द ग्रुप वो इंक्रीज होता है। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਚਲਾਂਗੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਪੀਰੀਅਡ ਤਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਚਲਾਂਗੇ ਟੌਪ ਟੂ ਬੋਟਮ ਤਾਂ ਜੋ ਐਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਸਟ ਹੈ ਮੈਟਾਲਿਕ ਐਂਡ ਨॉन ਮੈਟਾਲਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੈਟਾਲਿਕ ਕਰੈਕਟਰ। ਮੈਟਾਲਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖੋ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਕ੍ਰੋਸ ਏ ਪੀਰੀਅਡ। ਮੈਟਾਲਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ अक्रॉस ए पीरियड जो न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज्यादा है और इस करके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम के विचों निकल नहीं सकते हैं। मतलब कि जो अलोंग ए पीरियड या अक्रॉस ए पीरियड लेफ्ट टू राइट आप जाते हैं तो जो न्यूक्लियस का जो फोर्स है वो ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन्स बाहर भी निकल सकते। उन्होंने न्यूक्लियस ने जो है एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स से नाल खिंच के अपने नाल रखा हुआ है। और अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे तो ही मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होएगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं हो सकते हैं तो मेटालिक करैक्टर डिक्रीज होता है। यानी कि अक्रॉस ए पीरियड जब अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियस का इंक्रीज होता जाता है तो जो मेटालिक करैक्टर है वो डिक्रीज होगा। क्योंकि मेटालिक करैक्टर इंक्रीज कदों होता है जो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सके एटम। और अक्रॉस ए पीरियड का अट्रैक्टिव फोर्स उसका काफी ज्यादा है न्यूक्लियस का। वो जो है इलेक्ट्रॉन्स अपने नाल जो है बांध के या जो है अपने नाल टाई करके एक फोर्स के नाल जो है रखता है, उन्होंने बाहर नहीं जान देता। अक्रॉस ए पीरियड इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना थोड़ा टफ है। इस करके जो मेटालिक करैक्टर है वो डिक्रीज होता है अक्रॉस ए पीरियड। और डाउन द ग्रुप क्योंकि जो न्यूक्लियस का इफेक्टिव जो फोर्स है उन्हें मैं तुमने समझाया है कि जो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाने करके वो जो है कट जाता है या जो है डिक्रीज हो जाता है। तो अट्रैक्टिव फोर्स उतना नहीं होता इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डाउन द ग्रुप क्योंकि शेल्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो हुन नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हुए हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो डिक्रीज हो गया, वो काट गया है। तो जो बाहर वाली जो शेल है आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें विचों इलेक्ट्रॉन इजिली बाहर निकल सकता है, रिमूव हो सकता है, बाहर जा सकता है। तो डाउन द ग्रुप जो मेटालिक करैक्टर है वो इंक्रीज करता है क्योंकि डाउन द ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन है वो इजिली रिमूव हो सकता है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, अक्रॉस ए पीरियड जो मेटालिक करैक्टर है वो डिक्रीज होता है क्योंकि मेटालिक करैक्टर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के लूज करन दे नाल जुड़िया होता है। अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो पाएगा तो ही मेटालिक करैक्टर जो है इंक्रीज होएगा। बट अक्रॉस ए पीरियड जो अट्रैक्टिव फोर्स है न्यूक्लियस का वो ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। इस करके वो एटम छोड़ के नहीं जा सकते
और अगर इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होएगा तो मेटालिक करैक्टर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। और जो डाउन द ग्रुप है नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर ऑफ शेल्स से इंक्रीज हो जाने करके जो आउटर मोस्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने ऊपर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो घट जाता है। तो न्यूक्लियस के उस अट्रैक्टिव फोर्स से घट जाने करके जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो इजिली बाहर निकल सकते हैं, रिमूव हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स दे लूज हो जाने करके जो मेटालिक करैक्टर है वो इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रॉन्स इजिली रिमूव हो सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, निकल सकते हैं, तो मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होएगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं हो सकते हैं तो मेटालिक करैक्टर डिक्रीज होएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज हो सकते हैं तो मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होएगा। इलेक्ट्रॉन्स की लूज करने की जो एबिलिटी है उसके नाम मेटालिक करैक्टर जुड़ा हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉन्स जल्दी जो है लूज हो जाएंगे तो मेटालिक करैक्टर इंक्रीज हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन्स इजिली अगर लूज नहीं होते हैं अक्रॉस ए पीरियड तो जो मेटालिक करैक्टर है वो डिक्रीज होता जाता है अक्रॉस ए पीरियड। डाउन द ग्रुप मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होता है और अक्रॉस ए पीरियड जो मेटालिक करैक्टर है वो डिक्रीज होता है। थैंक यू एवरीवन।